भारत देश की आत्माओं का मैं स्वागत करता हूँ इस डायरेक्ट टैक्स के सेशन में। हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और हम लोगों ने व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टैक्सिंग एनी इनकम अंडर दिस हेड ये पढ़ लिया था पहले ही। सिमिलरली हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट क्या है या फिर हाउ वी प्लेस द नंबर्स और फिगर्स इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट, ये भी हम लोगों ने अभी तक देख लिया है। अब इस पॉइंट से आगे बढ़ते हुए अगर आप लोगों ने फॉर्मेटिक से देखा है तो वहाँ पे था एक डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू हम लेते थे सेक्शन 24 में। तो उसमें हम लोग दो तरह के डिडक्शंस लेते थे। एक तो हम लोग लेते थे 30% ऑफ एनएवी जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, और एक दूसरा हम लेते थे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी जो आपने मनी बोरोड किया घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसके लिए इंटरेस्ट। अब इन दोनों को हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि सर इसमें क्या क्या चीज़ें इन प्रिंसिपल कवर होनी चाहिए या क्या क्या कंडीशन है इसकी। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, 30% ऑफ एनएवी इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। दिस इज फ्लैट डिडक्शन अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। तो ये फ्लैट डिडक्शन है, यानी मान लेते हैं कि आपका एनएवी जो है वो आया है 1,00,000 रुपया, है ना। आपका एनएवी जो आया है वो कितना आया है 1,00,000 रुपया, और आपको ये जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये फ्लैट है, यानी आपका एक्चुअल रिपेयरिंग पे खर्चा कितना हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपने एक्चुअल खर्चा कुछ किया भी है या नहीं भी किया उससे भी कोई लेना देना नहीं, आपको फ्लैट इसका 1,00,000 का 30% स्टेट मिल जाएगा, एक्चुअल खर्चे से कोई लेना देना नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज फ्लैट। दूसरा, the assessee will not be entitled to deduction of 30% in the following cases as the annual value itself is nil। अब क्या है, दो ऐसी सिचुएशंस है, यानी ये जो नीचे दी गई है 1 और 2, जहां पे हम लोग आंसर का स्टार्ट या शुरुआती करते हैं एनुअल वैल्यू टेकिंग इट एज नील या जीरो। ठीक है, टेकिंग इट एज नील और जीरो। तो अगर आपका एनुअल वैल्यू नील है तो उसका 30% विल बी नील, बराबर है। सो देयर आर टू सिचुएशंस जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि सर ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% वो अवेलेबल नहीं है। तो पहला, इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, यानी कोई हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है तो उसका एनुअल वैल्यू हम पकड़ते हैं नील। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो उसका एनुअल वैल्यू तो नील है, तो इसके वजह से उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी क्या रहेगा, नील, कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरा, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी इज योर स्टॉक इन ट्रेड, तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जिस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा उसके 2 साल तक के उसके एनुअल वैल्यू हम नील पकड़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था एक्सेप्शंस, जहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल नॉट बी टैक्स अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े थे जब हमने बेसिक कंडीशंस पढ़ी थी। अगर आपको याद है तो मैं आपको दिखा दूं कि शुरुआत में ही हम लोगों ने पढ़ी थी कि एक्सेप्शंस, है ना, कंडीशंस फॉर चार्जेबिलिटी पढ़ी थी, बराबर है। देन यूज ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था ना, स्टॉक एंड ट्रेड वाला। ठीक है, अगर हाउस प्रॉपर्टी का फर्स्ट लेक्चर आप लोग देखते हो तो उसमें आप लोगों को ये मिलेगा। ठीक है, एनीवेज अभी हम पढ़ते हैं हमारे सेक्शन 24 की तरफ, देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। तो पहले तो कहा सर कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 30% ऑफ एनएवी, जो मिलना चाहिए एज इट इज मिलने वाला है हमको। दूसरा, सर हमें एक्चुअल खर्चे से कोई लेना देना नहीं है, और साथ में अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। और इन केस ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट लेट आउट, स्टॉक इन ट्रेड नॉट लेट आउट during the whole or any part of the previous year up to 2 years from the end of the financial year in which certificate of completion of construction of the property is obtained from the competent authority। तो ये दो ऐसी सिचुएशंस है जहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला नहीं है आप लोगों को। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 24, उसमें पहला हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। तो इसमें ये फ्लैट डिडक्शन मिलेगा, एक्चुअल खर्चे से हमको कोई लेना देना नहीं है। साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि सर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, या स्टॉक इन ट्रेड अगर है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद 2 फाइनेंशियल ईयर्स तक के आपको फिर से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, यानी जहां पर नेट एनुअल वैल्यू इज नील,
स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी जो आपको मिलता है वो मिलने वाला नहीं है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा हमको देखना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल देखने के लिए जनरली इसको दो सिचुएशंस में पढ़ा जाता है। एक, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है, यानी जो लोन लेके जो प्रॉपर्टी बनाई वो आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो अलग, और दूसरा लेट आउट है तो अलग। ठीक है, इसमें एक डेट भी आएगी 1 अप्रैल 1999 की, वो हम पढ़ेंगे लेटर ऑन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे यहाँ पे देखा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का एनएवी इज नील, है ना, तो उसका इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको अलग मिलता है और लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको अलग मिलता है। ठीक है, बट सेल्फ ऑक्यूपाइड रहे या लेट आउट रहे, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन मिलता तो है। हाँ, ये बात अलग है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर अमाउंट की। देखते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ लेते हैं कंडीशंस क्या है। तो कंडीशंस और अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या क्या है देखिए, ठीक है। पहला क्या कहा है देखिए, लोन बोरोड बिफोर 1 अप्रैल 99, यानी 1 अप्रैल 1999 के पहले अगर आपने लोन लिया है, where the property has been acquired, constructed, repaired, renewed or reconstructed with borrowed capital before 1/4/1999, actual interest payable in aggregate for one or two self-occupied house properties subject to the maximum कितना 30,000, यानी आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, एसओपी है, ठीक है, प्लस जो आपने लोन लिया है वो 1/4/99 के पहले लिया है, यू हैव टेकन लोन बिफोर 1/4/99 के पहले आपने लोन लिया है, ठीक है। तो आप लोन किसी भी पर्पज के लिए लो, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए लो, एक्विजिशन के लिए लो, रिपेयरिंग के लिए लो, रिन्यूअल के लिए लो या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लो, मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो पहले एक कंडीशन में ए में हमने पढ़ा लोन बोरोड इज बिफोर 1 अप्रैल 99, 1 अप्रैल 1999 के पहले आप लोगों ने लोन लिया है, ठीक है। दूसरा, लोन लेके जो घर बनाया वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा ₹30,000, ₹30,000। दूसरा है लोन बोरोड आफ्टर 1/4/99, 1 अप्रैल 1999 के बाद आपने लोन बोरो किया, एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड, ठीक है, और कंस्ट्रक्टेड, प्रॉपर्टी अक्वायर की गई है या फिर कंस्ट्रक्ट की गई है, ठीक है ना, with the capital borrowed on or after 1 April 99 and such acquisition or construction is completed within 5 years from the end of the financial year in which the capital was borrowed, then actual interest payable in aggregate for one or two self-occupied house properties, यहाँ पे भी वर्ड यूज किया गया है सेल्फ ऑक्यूपाइड, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना ₹2 लाख, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज कितना 2 लाख। मतलब क्या है सर, ये तो हो गया 1 अप्रैल के पहले का लोन, 1 अप्रैल 99 के पहले का लोन। अभी आपने लोन जो बोरोड किया है वो आफ्टर, वो कब किया है, आफ्टर किया है, आफ्टर का 1/4/99 के बाद किया है, ठीक है, 1/4/99 के बाद किया है। अब और ये जो बोरो किया है लोन, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए बोरो किया है। किसके लिए बोरो किया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए बोरो किया है। तो यहाँ पे आप लोग दो पार्ट लिखोगे कि सर अगर लोन रिपेयर्स या फिर रिन्यूअल्स या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए है तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट जो डिडक्शन का मिलेगा वो मिलेगा 30,000, और लोन कंस्ट्रक्शन के लिए या एक्विजिशन के लिए लिया है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन कितना मिलेगा आपको ₹2 लाख, कितना मिलेगा ₹2 लाख। ये ध्यान रखना है। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, 1 अप्रैल 99 के बाद का आपका लोन है, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और लोन हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए एक्विजिशन के लिए लिया गया है और ये 5 साल के कंडीशन पे सेटिस्फाई किया है, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी विल बी अवेलेबल ओनली ₹2 लाख, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख। और वही अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया गया है 1 अप्रैल 99 के बाद और लोन इज टेकन फॉर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा ₹30,000, ठीक है। और ये ए एंड बी दोनों को मिला के मैक्सिमम इंटरेस्ट 2 लाख के ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि इन बोथ द केसेस क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सर
यहाँ पे तो अपने हर जगह पे सेल्फ ऑक्युपाइड ही कहा है। मतलब सर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना भी इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा? आंसर इज यस। यानी आपने लोन बोरो किया, लोन बोरो करके एक हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट किया या रिपेयर किया या रिन्यूअल किया या कुछ भी किया, और लोन आपने कभी भी लिया है और ये हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर दिया है, हाउस प्रॉपर्टी किस पर दिया है? रेंट पर दिया है, तो कितना भी इंटरेस्ट आपको अलाउड एज डिडक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ₹30,000 और ₹2 lakhs एज द केस में बी इज अवेलेबल ओनली इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इंटरेस्ट वाले पार्ट को। क्या कहा हमने? देखिए व्हाट वी सेड, interest on borrowed capital is allowed as deduction under section 24 subsection B. Interest payable on loan borrowed for the purpose of acquisition, construction, repair, renewal और reconstruction can be claimed as deduction। मतलब ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि वो लोन लेके प्रॉपर्टी का एक्विजिशन ही करो या रिपेयरिंग ही करो या कंस्ट्रक्शन ही करो। आप चाहो तो नई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हो उसका, उसके लिए लोन ले रहे हो उसका भी डिडक्शन मिलेगा, रिपेयरिंग कर रहे हो रिन्यूअल कर रहे हो उसका भी डिडक्शन मिलेगा। आगे, interest payable on fresh loan taken to repay original loan raised earlier for the aforesaid purpose is also admissible as deduction। मतलब मान लेते हैं आप लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था पहले घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अब आप अपना ये हाउस प्रॉपर्टी का लोन ट्रांसफर कर रहे हो एचडीएफसी बैंक में, तो यू हैव टेकन लोन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक टू रिपे द ओल्ड लोन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि घर के लिए लिया था, तो ये एचडीएफसी का इंटरेस्ट भी अलाउड एज डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन। मतलब मान लेते हैं आप लोगों ने 5 लाख का लोन लिया घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए और इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज ₹40,000 और ये इंटरेस्ट आप लोगों ने पे नहीं किया, तो बैंक ने इस 40,000 पे भी इंटरेस्ट लगाया, तो ये 40,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा उसका रिडक्शन मिलेगा नहीं, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलने वाला नहीं है। हाँ, लोन रीपे करने के लिए नया लोन लिया, ओरिजिनल लोन हाउस प्रॉपर्टी का था, इसको रीपे करने के लिए नया लोन लिया, तो ये नए लोन पे जो इंटरेस्ट है उसका आपको रिडक्शन मिलने वाला है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैंने कहीं पर भी नहीं कहा दैट इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी लोन मस्ट बी पेड। अगर आपको ध्यान है तो म्युनिसिपल टैक्सेस में हम लोगों ने एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था इट मस्ट बी पेड। अगर आपको देखना है तो प्रॉपर्टी टैक्सेस और म्युनिसिपल टैक्सेस, यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है एक्चुअली पेड, राइट। मतलब म्युनिसिपल टैक्सेस का रिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब वो एक्चुअली आप पे करोगे, यानी अनपेड म्युनिसिपल टैक्स अगर है, अनपेड जो आपने पे नहीं किए, यानी जो अप्रूव हो गए बट आपने पे नहीं किए, अनपेड है, तो इसका आपको रिडक्शन मिलने वाला नहीं है। म्युनिसिपल टैक्सेस मस्ट बी पेड, पे होना जरूरी है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट के लिए हमने कहीं पर भी पेमेंट वाला कंडीशन नहीं देखा, हमने सिर्फ एक ही देखा कि सर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए अलग है, लेट आउट के लिए अलग है, राइट। Means interest on house property will be allowed as deduction on accrual basis. There is no requirement that it must be paid। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी को हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। सबसे पहले सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर लोन लिया है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, लेट आउट के लिए लोन लिया है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए अगर हमने लोन लिया है तो अगर लोन रिपेयर या रिकंस्ट्रक्शन या रिन्यूअल के लिए लिया गया है, या फिर लोन इज टेकन प्रायर टू 1/4/1999, या फिर वो 5 साल में कंस्ट्रक्शन, 5 साल में 5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा? सिर्फ 30,000। और अगर लोन लिया है 1 अप्रैल 99 या उसके बाद लोन लिया है घर के कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन के लिए, रिपेयर रिन्यूअल के लिए नहीं लिया है, और 5 साल में कंस्ट्रक्शन हो गया और हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना डिडक्शन मिलेगा? ₹2 लाख, राइट। लेट आउट के लिए तो कोई लिमिट है नहीं। ये हो गया। इसके अलावा एक और कंसेप्ट आता है इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ना, ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या है, यह समझने के लिए कुछ चीजें आप लोग पहले समझ लीजिए कि आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी तभी बने जिस ईयर में आपका हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, यानी जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तब आपकी हाउस प्रॉपर्टी बन गई। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन विल बी अलाउड फ्रॉम द ईयर, from the previous year or financial year in which house property is constructed or acquired। यानी मान लेते हैं कि आप जो हाउस प्रॉपर्टी बना रहे हो, है ना, आप लोग जो हाउस प्रॉपर्टी बना रहे हो, मान लेते हैं वो हाउस प्रॉपर्टी आप लोगों ने बनाई 1920 में। कब बनाई? 1920
1920 में, 1920 में आप लोगों ने प्रॉपर्टी बनाई। ठीक है, इस प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप लोगों ने जो लोन लिया है वो लोन लिया है 1 अप्रैल 2018 से आप लोगों ने लोन लिया है, 1 अप्रैल 2018 से आप लोगों ने लोन लिया है। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट होना चाहिए, यानी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है कंप्लीट, वो मान लेते हैं आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 1 सितंबर 2019 में। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है, इन दी फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर 1920 में। अब रूल क्या कहता है हमें कि जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उस ईयर का पूरा इंटरेस्ट उसी साल डिडक्शन आपको मिलेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी विल बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज कंस्ट्रक्टेड और अक्वायर्ड। यानी इन दिस केस इवन दो 1 सितंबर 2019 को प्रॉपर्टी बनी है, बट 19-20 में 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का पूरा इंटरेस्ट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई वो कंस्ट्रक्शन का डेट चाहे कोई भी रहे, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का जितना भी इंटरेस्ट आपको अक्रू हो रहा है या ड्यू हो रहा है वो पूरा का पूरा अवेलेबल है डिडक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी। अब सर 19-20 यानी 1 अप्रैल 2019 से तो मुझे डिडक्शन मिल गया, लेकिन मैंने लोन लिया है 1 अप्रैल 2018 से, तो सर 18-19 के इंटरेस्ट का क्या? तो 18-19 के इंटरेस्ट को हम कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या कहते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। यानी जो फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया उस फाइनेंशियल ईयर के पहले का अगर कुछ इंटरेस्ट है तो हम उसको मानेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और ये इंटरेस्ट आपको अलाउ किया जाएगा डिडक्शन इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको डिडक्शन को अलाउ किया जाएगा। हम लोग जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तब आपको इसके ऊपर और भी क्लैरिटी आएगी। तो क्या कहा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज अक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। यानी जिस प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टी अक्वायर्ड या कंस्ट्रक्ट की गई उस प्रीवियस ईयर के आगे तो आपको पूरा इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा इंक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। बट जिस प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गई इसके पहले के पीरियड का अगर कुछ इंटरेस्ट है, इसके पहले के पीरियड का, तो उसको हम बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। मतलब आपका जिस प्रीवियस ईयर में आपने लोन लिया और अगर उसी प्रीवियस ईयर में अगर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गई तो देयर इज नो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब क्या कहा है कि लोन लेने वाला प्रीवियस ईयर अलग है और प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन का प्रीवियस ईयर अलग है। आपने 19-20 में लोन लिया और 19-20 में ही प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो गई, एक्वायर हो गई, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए देयर इज नो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अगर प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन 1920 में हुआ तो लोन मस्ट बी टेकन प्रायर टू 1920, क्योंकि 19-20 के पहले का जो पीरियड है उसी को हम मानेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। आगे का इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल फॉर अ पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज रिड्यूस्ड by part thereof which is allowed as deduction during the process of the act and can be claimed as deduction over a period of 5 equal annual installments from the year of acquisition or completion of construction। मतलब मान लेते हैं कि हम लोगों ने लोन लिया है 1 अप्रैल 2017 में लोन लिया है और प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हुआ है 19-20 में, 2017 में लोन लिया है, 1920 में कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो लोन लेने वाला ईयर और प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन होने वाला ईयर दोनों अलग अलग है। लोन लेने वाला ईयर, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होने वाला ईयर दोनों अलग अलग है, इसीलिए हमारे पास में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा यहाँ पर। तो 19-20 में प्रॉपर्टी बनी है तो 19-20 के पहले का जितना भी इंटरेस्ट होगा, 19-20 के पहले का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपको 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में अलाउड किया जाएगा। मतलब वो पहले का इंटरेस्ट जितना भी है, मान लेते 1 लाख रुपए इंटरेस्ट है, 1 लाख डिवाइड बाय 5 आएगा 20,000। ये 20,000 विल बी अलाउड इन 5 ईयर्स। कब से? जिस ईयर से प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई उस ईयर से। मतलब हमारी प्रॉपर्टी बनी थी 19-20 से, तो 19-20 में आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जाएंगी, 20-21 में दूसरी, तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ऐसे आपको क्लेम करोगे। यानी 19-20 में 19-20 का भी इंटरेस्ट आएगा और एक इंस्टॉलमेंट आएंगी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की, 20-21 में 20-21 का भी इंटरेस्ट आएगा और एक इंस्टॉलमेंट आएंगी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की। एंड इंटरेस्ट फॉर द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड और प्रॉपर्टी इज acquired, interest for the year in which construction is completed or property is acquired, interest relating to the year in which property is acquired or constructed can be claimed fully।
इन रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ कंप्लीशन और एक्विजिशन। यानी जिस साल आपने प्रॉपर्टी अक्वायर किया या कंस्ट्रक्ट किया, चाहे वो आपका 31 मार्च को ही क्यों ना हो, उस पर्टिकुलर ईयर का पूरा इंटरेस्ट आपको डिडक्शन में अलॉट किया जाएगा। ठीक है। और डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी वेयर एनुअल वैल्यू इज नील ना, तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है। इन दिस केस द असेसी वैल्यू अलाउड एज डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग 1/5 ऑफ द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एज अंडर, ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि सर ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में 30,000 या 2 लाख का रिस्ट्रिक्शन है, लेट आउट में कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। ठीक है, चलो एक बार क्विकली रीलुक कर लेते हैं। द सीलिंग लिमिट वुड नॉट अप्लाई टू लेट आउट और डीम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टीज। द सीलिंग लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इज फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी as above in respect of the interest on loan borrowed does not apply to the let out or deemed let out property. Interest allowed on accrual basis हमने पहले पढ़ लिया है। The deduction under section 24B for interest is available on accrual basis. Therefore, interest accrued but not paid during the year can also be claimed as deduction. accrue किया but paid नहीं किया, उसका भी आप deduction claim कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है सर, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड करना जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है ना। आगे इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल, ये भी ध्यान रखना है कि कोई इंटरेस्ट आप लोगों ने पे नहीं किया और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया तो अनपेड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलने वाला नहीं है, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। एक बार क्विकली रिलुक कर लेते हैं। हम लोग सेक्शन 24 पढ़ रहे थे हम, जहाँ पे डिडक्शंस है। हम लोग ने 2 डिडक्शंस देखे। एक तो देखा सर 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ठीक है, एनएवी का 30%। तो सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, फ्लैट मिलता है। ठीक है, सिर्फ ये कहाँ नहीं मिलेगा जहाँ पे एनुअल वैल्यू इज नील। अगर एनुअल वैल्यू नील है तो इसका रिडक्शन मिलने वाला नहीं है, ये हमको याद रखना है। एनुअल वैल्यू नील कब होंगे सर? सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में, और वो जहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड है वहाँ पे 2 इयर्स वाले फंडे के अंदर में। दूसरा इंटरेस्ट, तो सर इंटरेस्ट में हम लोग 2 पार्ट देखते हैं। एक पार्ट क्या देखते हैं हम कि सर लोन जो लिया है वो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है या लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए लिया है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट का रिडक्शन कितना मिलेगा? एक तो 2 लाख मिलेगा या फिर कितना मिलेगा? 30,000 रुपीज मिलेगा। इसमें हम देखते हैं कि सर लोन 1 अप्रैल 99 के पहले है तो 30,000 ही मिलेगा, या फिर लोन रिपेयरिंग के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए तो भी 30,000 ही मिलेगा। अगर लोन लिया है 1 अप्रैल 99 या उसके बाद और प्रॉपर्टी का लोन जो लिया है वो कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लिया है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 लाख। साथ में 5 साल का कंडीशन है, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए लेट आउट के लिए कोई पंगा नहीं है। साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि सर जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, यानी जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा उस ईयर में आपको पूरा डिडक्शन मिलेगा, है ना। और उस प्रीवियस ईयर के पहले के पीरियड का अगर कुछ इंटरेस्ट है तो वो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मानेंगे और वो 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में आपको मिलने वाला है। साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ये हो गया हमारा, ठीक है ना। ये 99 के पहले का लोन है तो 30,000, रिपेयर कंस्ट्रक्शन किसी भी के लिए तो 30,000। 99 के पहले लोन लिया है तो किसी भी चीज के लिए लिया हो 30,000 के लिए मिलेगा। 99 है उसके बाद है प्लस रिपेयरिंग है तो 30,000। 99 उसके बाद प्लस कंस्ट्रक्शन है तो 2 लाख 5 साल की कंडीशन के साथ हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, सीलिंग लिमिट लेट आउट के लिए अप्लीकेबल नहीं है। इंटरेस्ट अक्रूवल बेसिस पर मिलेगा, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट रिडक्शन मिलने वाला नहीं है। ओरिजिनल हाउस प्रॉपर्टी का लोन रीपे करने के लिए अगर कोई नया लोन लिया उस पर अगर इंटरेस्ट है तो उसका रिडक्शन आपको मिलने वाला है। चलिए इंटरेस्ट को एक बार क्विकली मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। हम लोगों ने एक चार्ट भी बनाया है। ठीक है, ये है इंटरेस्ट की समरी। ठीक है ना, आपके नोट्स में ये आप लोगों को मिलेगी पेज नंबर 95 के ऊपर। क्या कहा है देखिए, पहले तो एक आएगा सेल्फ ऑक्युपाइड है तो अलग, अगर आपके हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो अलग, और लेट आउट है तो अलग। यानी ये आपने रेंट पर दिया है ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन में आप सेल्फ ऑक्युपाइड है, आप खुद रह रहे हो। तो एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज नील, है ना। और डिडक्शन कितना मिलेगा? 30,000 और 2 लाख, बराबर है। और इन दिस केस में कितना भी मिलेगा। चल आगे बढ़ते हुए तो ये वाली पोर्शंस या फिर ये वाली चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है।
इंटरेस्ट को लेके या हाउस प्रॉपर्टी को लेके, डिडक्शंस को लेके। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।